नमस्कार, स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। यूपी में मिशन 2022 की तैयारी शुरू हो चुकी है। यहां विपक्ष परशुराम की मूर्ति लगाने पर फोकस कर रहा है, ब्राह्मण कार्ड खेल रहा है। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ का फोकस यूपी के विकास पर है। सीएम योगी आदित्यनाथ हर दिन अलग अलग मंडल की समीक्षा करते हैं और आज हमारा मुद्दा भी यही है कि क्या विकास वर्सेस जातिवाद ये 2022 की मिशन है। और सीधे तौर पर तमाम पार्टियों की तैयारी मिशन 2022 की तैयारी में जुटे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। तो दूसरी तरफ यूपी के विकास को लेकर अगर देखा जाए तो सीएम योगी आदित्यनाथ का फोकस लगातार बना हुआ है। तो हर दिन विकास के कार्यों की समीक्षा भी सीएम योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। मंडलवार ये समीक्षाएं चल रही हैं। सहारनपुर और अयोध्या मंडल की समीक्षा कर चुके हैं सीएम योगी आदित्यनाथ अब तक। तो अयोध्या का वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने की कोशिश सीएम योगी आदित्यनाथ की है। तो सिर्फ राम मंदिर नहीं बल्कि राम नगरी के विकास पर भी फोकस किया जा रहा है। 2022 से पहले यूपी में विकास की गंगा बहाने की कोशिश थी, तो वहीं अयोध्या को सोलर सिटी के तौर पर विकसित करेगी योगी सरकार। अयोध्या में बनेंगे 25 राज्यों के गेस्ट हाउस। तो वहीं रामनगरी में मठ आश्रम के लिए भी जमीन देगी योगी सरकार। 2022 में इतिहास रचने के लिए योगी का विकास फॉर्मूला तैयार। तो मिशन 2022 की तैयारी में जुटे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ और तमाम दूसरी विपक्षी पार्टियां भी। अब बड़े सवाल कुछ ऐसे हैं जो कि पूछना बहुत जरूरी है, लाजमी है, और न्यूज वन इंडिया बेबाकी के साथ उन सवालों को उठाएगा कि क्या 2022 में योगी का विकास वोट में तब्दील होगा। एक महत्वपूर्ण सवाल है, सरकार का कामकाज क्या वोट में तब्दील होगा? क्या 2022 में विकास वाली राजनीति चलेगी? क्या जनता को विकास समझ में आएगा? क्या विपक्ष के जातिवाद को विकास से जवाब दे पाएगी बीजेपी? यह सबसे अहम सवाल है। 2017 में काम नहीं बोला, क्या 2022 में विकास बोलेगा? क्या यूपी में जातिवादी राजनीति के दिन लद गए हैं और विकास जनता को समझ आएगा? जनता विकास के नाम पर वोट देगी और सरकार को एक बार फिर से सरकार बनने का मौका मिलेगा? ये कई ऐसे सवाल हैं, जो कि पूछे जाने चाहिए और बेबाकी के साथ न्यूज वन इंडिया पूछ भी रहा है। तो ऐसे में सीधे तौर पर अगर देखें तो ये महत्वपूर्ण सवाल है। तो इसी बात को समझने के लिए बेहद जरूरी है कि उन तमाम सियासतदानों और उनके प्रवक्ताओं से यह सवाल किया जाए कि मिशन 2022 की रणनीति उनकी क्या है। तो इस पर बातचीत करने के लिए बीजेपी से पक्ष रखने के लिए प्रवक्ता हमारे साथ हैं। शिवम त्यागी स्टूडियो में मौजूद है, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस से पक्ष रखने के लिए दीपक झा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। समाजवादी पार्टी से मनोज सिंह काका हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। पॉलिटिकल एक्सपर्ट संजीव कौशिक हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आपसे भी समझेंगे कि राजनीति ये जो चल रही है तमाम पार्टियों की वो क्या है। और बसपा से भी हमारे साथ धर्मवीर चौधरी आपसे कुछ देर बाद जुड़ेंगे, उनसे भी सवालात करेंगे। तो सबसे पहले शिवम, मैं आपके पास आ रहा हूं क्योंकि बीजेपी के पास सरकार है, बीजेपी के पास एक बार फिर मौका 2022 में होगा। आपके पास सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बेहतरीन यही होगा कि ऐसा काम करके दिखाएं कि जनता आपको मौका दे। लेकिन यूपी के परिप्रेक्ष्य में जब भी चुनावों की बात होती है तब जाति सामने आती है, तमाम दूसरे धनबल, बाहुबल, ये मामले सामने आते हैं। तो क्या आपको लगता है कि विकास की एक इतनी बड़ी लकीर आप खींच देंगे कि जो तमाम दूसरी पार्टियां ब्राह्मण और दूसरे वोट बैंक की राजनीति की लकीरें खींच रही है वो छोटी होंगी? देखिए, सबसे पहले तुषार जी मैं कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के अगर हम चुनावों की बात करें अब से, और जितना भी अगर हम इतिहास उठाएं तो हमेशा कहीं ना कहीं जातिवाद को एक धुरी बनाकर उसको आगे लेकर जाया गया है। और अगर 2014 के बाद से इस देश की हम बात करें, राजनीति की पूरे देश के ही परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें जातिवाद पर, तो वो हमेशा रहा है। 2014 के बाद से आपने देखा होगा कि अगर वो हरियाणा की बात है तो वहां पर गैर जाट चीफ मिनिस्टर हैं। अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो देवेंद्र फडणवीस युवा हैं, उनको लेकर आया गया। अगर हम बात करें असम की तो विप्लव जी को लेकर आया गया। कब तमाम तरह की चीजें हैं। और अब से पहले 2014 के पॉलिटिकल पंडित्स आपको याद होंगे, 2017 और फिर 19 में भी लगातार बात हुई थी कि ये देखिए ये जाति ये सेट नहीं हो रहा है, ये कॉम्बिनेशन सेट नहीं है। तमाम तरह की चीजें जाति धर्म को तोड़ते हुए हमने उत्तर प्रदेश से लोकसभा में 2014 और 19 में भी और 2017 विधानसभा में भी साथ ही सारे जाति धर्म संप्रदाय के इक्वेशन कैलकुलेशंस को तोड़ते हुए सीटें हासिल की थी। आज मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि हाँ, मेरे जो मुख्यमंत्री हैं आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, 2017 के बाद से अगर कोई बात हुई है, उन्होंने एक ही बात कही है कि 22 करोड़ के लिए हम काम कर रहे हैं। कोई भी योजना है वो 22 करोड़ के लिए है, कोई भी सुविधा है वो 22 करोड़ के लिए है। हाँ,
कोई भी प्रदेश में दंगा करेगा, पहले क्या होता था कि हमारे प्रदेश में जो उत्तर प्रदेश है यहां पर वर्ल्ड फेमस दंगा सिटी बनाए जाते थे। आपको 2012 से 17 के बीच का टेन्योर याद होगा, किस तरह की तमाम चीजें रही, आपको हर वो चीज याद रही होगी। लेकिन आज अगर यहां पर यूपी के मॉडल की हम बात करें तो एंटी-सीएए प्रोटेस्ट जब हुआ, किस तरह से प्रयास किया गया इस प्रदेश को जलाने का, बावजूद वहां से चाहे मेंटेन करने की बात हो, चाहे तमाम तरह के कानून बनाने की बात हो, चाहे जब राम मंदिर का जो आपने शुरुआत में अपनी पूरी रिपोर्ट दिखाई, हाँ ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमें सब जानते हैं कि राम मंदिर, राम में इस दुनिया में जितने भी हिंदू और उससे भी अलग अलग जो धर्म है उनकी आस्था है। सारी दुनिया जो है 490 साल बाद एक राम के मंदिर को, भव्य राम मंदिर को देखेगी, तो वहां पर टूरिज्म की एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो राम मंदिर के साथ साथ राम नगरी का भी डेवलपमेंट होना बेहद जरूरी है। विकास है, ये वोट में तब्दील होगा 2022 में, आपको दोबारा मौका देखिए बिल्कुल मिलेगा। ठीक है, मैं लौटता हूं आपके पास। हमारे साथ समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता जुड़े हुए मनोज सिंह। मनोज सिंह, परशुराम का नाम आपने लिया और 2022 से पहले, कुछ 1-2 साल पहले आप नाम ले रहे हैं, तो यकीनन आप उसको वोट में तब्दील करना चाहते होंगे। तो आज क्या आपको लगता है कि जो बातें अभी शिवन त्यागी ने की और विकास की इबारत की, आप उन्होंने जिक्र कर दिया कि भले यहां पर राजनीति होती रही हो, जातिवाद के आधार पर चुनाव होते रहे हो, समीकरण बनते रहे हो, लेकिन उनका विकास जीत लेगा सब कुछ? देखिए, शिवम त्यागी जी को मैंने सुना, इनका विकास कहीं जमीन पर नहीं दिख रहा, इनके विचार में दिख रहा है और वाणी में और झूठ बोलने की जो इनकी आदत है उसमें दिख रहा है। इन्होंने जो टेन्योर गिनाया 12 से 17 का अगर आप विकास देखेंगे तो 12 से 17 में HCL आया यूपी में, मेट्रो बनी यूपी में, गरीब किसान को जो गांव में रहता है, वो जो गांधी का ग्राम स्वराज था वो कैसे समृद्ध हो, उसके लिए माननीय अखिलेश यादव जी ने लघु डेयरी से लेकर बृहद डेयरी तक का स्कीम लाया। और अभी बात कर लेंगे इस पर हम बात कर लेंगे आगे चर्चा में कि क्या किया 2012 से 17 के बीच में, और जनता ने फिर आपको क्यों नकार दिया वो 5 साल अगर विकास था। अभी मेरा सवाल बहुत क्लियर है, मिशन 2022 समाजवादी पार्टी के लिए क्या है? क्या परशुराम और ब्राह्मण वोट बैंक है? इस पर मुझे सीधे तौर पर बताएं। मनोज साहब भटकाइए मत, मेरा सवाल बिल्कुल सीधा है। मेरा सवाल मिशन 2022 पे है। मनोज साहब, जो सत्ता में है वही प्रासंगिक है। अच्छा, मेरी आवाज पहुंच रही है क्या? मेरी आवाज पहुंच रही है मनोज? शब्दों का प्रयोग न करिए अपने आप। मनोज, मेरी आवाज पहुंच रही है अब तक? नहीं, वो सुनना नहीं चाहते। विपक्ष में रहता है। ठीक है मनोज साहब, कोई बात नहीं, आप आराम से तसल्ली रखिए, मैं आता हूं आपके पास। ठीक है, देखिए मुझे दूसरों के पास भी जाना होगा, एक एक कर सबको शामिल कर लूं, फिर मैं लौटूंगा। इससे फिर आप दोनों आपस में सवाल कीजिएगा। नहीं रोकूंगा मैं। दीपक हमारे साथ है, कांग्रेस से प्रवक्ता है। दीपक, बहुत कोशिश की थी 2017 में कि मिलकर चुनाव समाजवादी पार्टी के साथ लड़े और वापस आए, संजीवनी ले कांग्रेस, लेकिन नहीं हो पाया। 2022 क्या है? देश में अचानक से दूध की नदियां बनने लगेंगी, देश में बिल्कुल सबके हाथों में रोजगार आ जाएगा। 2 करोड़ रोजगार की बात करते थे। तो ये जो गुरु चेले की टोली है, योगी और मोदी जी की टोली है, तो पूरे देश को उल्लू बना रहे हैं। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ दीपक साहब, मैं आपसे भी नहीं समझ पा रहा हूँ, और मैं मनोज साहब आपका भी नहीं समझ पा रहा हूँ। मेरा सवाल आप लोगों से ये है कि मिशन 2022 के लिए आपके पास क्या रणनीति है, और आप सरकार को कोसने लग जा रहे हैं। आप कोसिएगा, अगले 1 घंटे आप जमकर कोसिएगा, मैं आपको नहीं रोकूंगा। नहीं, मैं आपको नहीं रोकूंगा। पहले अपनी रणनीति तो बताइए। या तो आप लोगों के पास कोई रणनीति है ही नहीं, या तो आप लोगों के पास कोई रणनीति है ही नहीं कि रणनीति नहीं है, बस सरकार को कोसना है। ये जो हिंदुस्तान है, ये तमाम तरह के कई तरह के लोगों। चलिए, आपकी शिकायतें बहुत हैं सरकार से, आप शिकायतें करिएगा, शिवम तसल्ली से जवाब भी देंगे। आपको पर्याप्त जवाब मिलेगा, आपको पर्याप्त समय मिलेगा। एक बार मैं संजीव जी को शामिल कर लेता हूं चर्चा में, फिर आता हूं। संजीव जी, एक महत्वपूर्ण सवाल इसी चर्चा में पिछले 5 मिनट में उपजा है कि बीजेपी की तरफ से यह कह दिया गया कि जी विकास का हमारा काम है, हम कामकाज कर रहे हैं, चाहे वो अयोध्या हो, चाहे वो गोंडा हो, चाहे वो पश्चिमांचल हो, चाहे पूर्वांचल हो, हम जो काम कर रहे हैं उसके आधार पर वोट मांगेंगे। हुआ तो वोट में कन्वर्ट होगा, नहीं हुआ तो वो जनता का, जनार्दन का फैसला होगा। लेकिन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की तरफ से जब सवाल किया गया तो कोई जवाब नहीं मिला, सिर्फ सरकार को कोसा गया। क्या आपको लगता है कि विपक्ष
के पास, दूसरी पार्टियों के पास कोई रणनीति फिलहाल मौजूद नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जातिवाद के कार्ड के अलावा। मोदी जी ने बनारस नहीं कर सकते हैं और जातिवाद बहुत जड़ तक समाया हुआ है यूपी की राजनीति में। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि पिछले कुछ वर्षों का आप इतिहास उठा के देखेंगे तो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को सहयोग और सपोर्ट मिला है, हर एक जाति की मैं बात कर लूं, लोगों ने एक बात तय है कि अपने जाति धर्म से ऊपर उठ करके और भारतीय जनता पार्टी के उन सारे वायदों के पीछे अपने सारी ताकत को झोंक दिया और बहुत ही प्रचंड बहुमत, चाहे केंद्र की बात कर लें या यूपी सरकार की बात कर लें, लोगों ने बहुमत दिया और मुख्य सत्ता में काबिज हुए। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या जो सवाल पहले थे वो आज भी मौजूद हैं या वो सवाल खत्म हो गए हैं? क्या महंगाई की बात या बेरोजगारी की बात, भ्रष्टाचार की बात, लगाम की बात, क्या थानों की बोली नहीं लगती है? क्या इंस्पेक्टर की कीमत नहीं लगती है? क्या वहाँ पे एक तरह से प्रशासन की बात कर ले, जिसे बहुत सारे लोग गुंडाराज की बात करते हैं। आप कानून को अपने तरीके से काम करने नहीं देते हैं। आपने जितने भी अपराधी हैं उनको सफाया करने के नाम पर किसी खास वर्ग के लोगों को नाराज कर दिया। उन लोगों को सफाया करने का आपने एक नया इतिहास रच दिया और वो लोग खफा है, अभी आपसे बहुत ज्यादा खफा है। तो जो काम करने का तरीका था, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग की बात कर लें या बच्चों के लिए बात कर लें, गरीबों के लिए बात कर लें, तो बातें जो की गई थी क्या वो वाकई बातें खत्म हो गई है, वो पूरी कर ली गई हैं? सबसे अहम सवाल ये है और मैं समझता हूं कि विपक्ष इन्हीं सवालों को लेकर के सरकार से जवाब चाहती है और सरकार के पास कोई जवाब अभी फिलहाल दिखाई नहीं देता, सिवाय यह कहने के कि एक बहुत बड़े एजेंडे को हमने पूरा कर दिया है और राम मंदिर का निर्माण हमने कर दिया है। यह बात बिल्कुल सही है कि भारतीय जनता पार्टी को चाहने वाले लोगों में एक बहुतायत संख्या उन हिंदू वर्ग के लोगों की है जो लोग राम मंदिर चाहते थे, लेकिन भूखे भजन न होई गोपाला। जब पेट में आपके अन्न नहीं होंगे, बच्चों के हाथ में पढ़ाई नहीं होगी, शिक्षा के बेहतर विकल्प नहीं होंगे, रोजगार की बातें नहीं होंगी, तो आप केवल राम मंदिर से आपका कुछ भला होने वाला नहीं है। ये सब कुछ तब होने वाला है जब सारी चीजें व्यवस्थित हो जाए, उसके बाद में जहां पर सरकार लैग कर रही है, आपका ये कहना है कि वहां पर भी काम करना चाहिए। शिवम, आरोप बहुत सारे लग गए, आपसे जवाब लूंगा। धर्मवीर चौधरी भी हमारे साथ जुड़ गए, एक बार उनको शामिल कर लेता हूं। 4 लोगों को जवाब देना मुझे लगता है तुषार जी बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। पहले 3 को जवाब देते थे, फिर धर्मवीर जी के पास आप चले जाएगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा दीपक जी से, आपने सवाल पूछा कांग्रेस के बारे में कि आपकी 2022 की क्या तैयारी है। बहरहाल तैयारी इनको बहुत पता है, साफ आपको भी पता है किस तरह से ब्राह्मण कार्ड, परशुराम कार्ड, सारे कार्ड उनको अभी याद आ गए हैं इलेक्शन के आसपास आकर। तो मैं दीपक झा जी से कहना चाहूंगा कि जैसे आपका नाम है दीपक, उसके अनुरूप आप यहां पर उजाला फैलाएं, अंधकार ना फैलाएं। आपसे पूछा गया आपकी रणनीति 2022 की तैयारी, आप क्या करने वाले हैं, लेकिन आपने उस पर नहीं बताया। मोदी जी, योगी जी, मोदी जी, योगी जी, राम मंदिर, ठीक है, आप हमारे लीडर्स का नाम लेते हैं, ये खुशी की बात है, अपने मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का नाम लेते हैं, ये भी खुशी की बात है, लेकिन बेहतर होगा आप अपना प्लान ऑफ एक्शन भी बताएं। अब बात करते हैं संजीव कौशिक जी ने जो कहा कि बहुत बड़ा एक ऐसा वर्ग है जो बहुत नाराज है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, लोकतंत्र में एक कसौटी होती है चुनाव। जब भी कोई पार्टी, जब भी कोई सत्ताधारी पार्टी चुनाव में दोबारा से जाती है और जाने के बाद जनता उसको रिपोर्ट कार्ड बनाकर देती है कि आपने क्या काम किया, क्या नहीं किया। जनता का रिपोर्ट कार्ड आपके सामने है। तीसरा, मनोज सिंह जी ने कहा कि 2012 से और 2017 तक हमने बहुत काम किए। हां साहब, काम तो बहुत किया आपने, लोगों को पिटवाया, दंगे करवाए, आतंक फैलवाया, उसके अलावा जितनी भी चीजें थी, जातिवाद को बढ़ावा दिया, और इसके अलावा किस तरह से भर्तियां हुई उसको बढ़ावा दिया, और इसके अलावा और भी चीज आपको बता देता हूं, जातिवाद के नाम पर कैसे आपको आज परशुराम याद आ गए। कभी परशुराम याद नहीं आए आपको। अगर 2012 से 17 तक इतना अच्छा काम किया है तो काम पर वोट मांगिए ना। ये परशुराम, भगवान परशुराम क्यों याद आ गए? अरे, हिंदुओं को गाली देने वाली पार्टी आज भगवान परशुराम का नाम ले रही है। अगर काम इतना अच्छा किया है तो फिर से लाइए वही नारा, काम बोलता है। 2017 से 2020 तक सारी कैलकुलेशन हो गई। यूपी को ये 7 पसंद है, बुआ बबुआ, तमाम कैलकुलेशन कॉम्बिनेशन लगाने के बाद आज भी आप ऐसे ही बैठे हैं जैसे 2017 में थे। ठीक है, धर्मवीर चौधरी के पास एक बार मैं आ जाऊं, फिर आप लोगों के पास आ रहा हूं। दीपक, आ रहा हूं, आपके पास भी आ रहा हूं। धर्मवीर चौधरी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ये बताने में नाकामयाब अभी तक रहे हैं कि उनके पास प्लान ऑफ एक्शन क्या है 2022 के लिए। क्या बसपा के पास अपना एक क्लियर कट स्टैंड है कि हम इस पर चलेंगे, इस प्लान ऑफ एक्शन पे चलेंगे और 2022 जीतेंगे? पुरुषोत्तम को भी बेचने वाले लोग हो, बेचने वाले आप बाजार लगाते हो। देखिए तुषार जी, अरे मनोज जी, आ रहा हूं ना आपके पास, रुकिए। धर्मवीर, जरा पहले तो इनको बंद करिए जो ये बीच में बोल रहे हैं। ठीक है, कहिए धर्मवीर। तुषार जी, 2017 में बीजेपी की डबल इंजन सरकार ने जो अपने घोषणा पत्र में वादे किए थे कि हम किसानों की आय को दुगना करेंगे और
सभी लोगों का विकास करेंगे, तो ये अपने उन घोषणा पत्रों में किए हुए वादे से मुकर गए हैं। और आज उत्तर प्रदेश की ये हालत है कि उत्तर प्रदेश में पिछली सरकार में अगर गुंडा राज था तो आज जंगल राज चल रहा है। प्रदेश में आज हाहाकार मची हुई है। पूरा देश, पूरा वर्ल्ड, पूरा प्रदेश कोरोना महामारी से पीड़ित है। और इनके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी मंदिर में घंटा बजाने का काम कर रहे हैं। और उन्होंने अगर विकास किया है तो अराजकता का विकास किया है, गुंडों का विकास किया है, माफियाओं का विकास किया है। ये देश की जनता, प्रदेश की जनता करा रही है। और आज 22 में जनता इनसे हिसाब मांगेगी। देखिए, राजभर साहब इनके साथ थे, वो इनसे अलग जा चुके हैं। अनुप्रिया पटेल भारत सरकार में मंत्री थी, ओबीसी को उन्होंने बचा नहीं है, लगभग 1.5 साल का समय है। और उसमें अगर आपके पास ये है कि सरकार को कोसना है, तो फिर क्या इस बल पर क्या यही रणनीति है? फिर मैं मान लूं कि आप जनता के पास जाएंगे कहेंगे देखिए आपने जो 2017 में वोट दिया था वो वोट गलत था, उसकी वजह से ये हुआ, उसकी वजह से वो हुआ, इसलिए आप हमें दे दीजिए। 100 से ज्यादा हत्याएं ब्राह्मण समाज की प्रदेश में हुई है। धर्मवीर साहब, रैली बाद में कर लेना, पहले बता दीजिए 2022 के लिए तैयारी क्या है? सीधा सवाल है, कौन सरकार जिम्मेदार है? सीधा सवाल है, 2022 में बसपा की कोई तैयारी है कि नहीं है? और एक सवाल मेरा और आपसे ये है, आपने अभी कहा कि पिछली जो सरकार थी वो गुंडाराज सरकार थी, तो उस गुंडाराज सरकार के साथ बहन जी समर्थन लेने कैसे पहुंच गई थी? कैसे मिलकर चुनाव लड़ रहे थे आप? अभी आप बैठकर टीवी पर कह रहे हैं कि अखिलेश की सरकार गुंडाराज थी, और फिर उसी गुंडाराज से आपने जो है हाथ मिला लिया ताकि बची रहे सत्ता। हाथ मिलाते हैं, क्यों मिलाया? झंडा तिरंगा गुंडाराज से हाथ क्यों मिलाया? जो कश्मीरी गुंडाराज से हाथ क्यों मिलाया? गुंडाराज से हाथ क्यों मिलाया, ये बताइए लोगों से। जब बीजेपी वाले हाथ मिलाएंगे, धर्मवीर जी, आपका प्लान ऑफ एक्शन क्या है? आप कुछ करेंगे? आपकी तैयारियां क्या है? आपका वो जो आपका एक कार्ड होता था ब्राह्मण वर्सेस मिलाकर, मुस्लिम वर्सेस मिलाकर, सभी लोगों को साथ लाएंगे, कुछ तैयारी है कि नहीं? बीजेपी ने क्या किया है वो बताने के लिए मैं यहां पर हूं, मैं बताऊंगा। आप क्या करने वाले हैं आप बताइए, बड़ी सीधी सी बात है। और एक सवाल का जवाब दे दीजिए, अगर अखिलेश यादव की सरकार गुंडाराज थी तो उससे हाथ क्यों मिलाया था? आज जो है बीजेपी के विधायक बीजेपी के सांसदों को जीतों से कैसे मार रहे हैं? मुझसे पूछा जाएगा, मैं जवाब दूंगा। आप ये बीजेपी जिस तरह से माला रखते हैं ना, अच्छा धर्मवीर साहब, भगवान ने धर्मवीर साहब की सबसे बड़ी पार्टी बना दिया। धर्मवीर साहब, एक सवाल है, बहुत क्लियर सा सवाल है। आपने कहा आपके और शिवम के पास एक सवाल है, नौकरी से पहले सुन लीजिए चौधरी साहब। देश में चौधरी साहब, घोटाले चलते रहेंगे। ठीक है चौधरी साहब, एक सवाल करेंगे, एक सवाल चौधरी साहब सुन तो लीजिए, सवाल नहीं सुनेंगे तो बोलेंगे कैसे? नेपाल जैसा छोटा देश भी आपको आंख दिखाएगा। चौधरी साहब, एक अच्छा श्रोता, एक अच्छा वक्ता होता है, हैसियत नहीं है। आपने भी सुना होगा, पढ़ा होगा इस बात को। और सेना को आप चौधरी साहब, ये मोदी सेना है। अरे चौधरी साहब सुन तो लीजिए, अगर अखिलेश की सरकार गुंडाराज थी और आपने लोकसभा चुनाव के दौरान हाथ मिलाया, तो अगर 2022 में आपको लगता है कि आपकी विचारधाराओं पर बीजेपी चल रही है और उसकी सरकार बन रही है, तो जंगल राज के साथ भी हाथ मिलाएंगे क्या? ये तो सबसे मिला लेंगे, कोई भी होंगे तो दाऊद इब्राहिम आ जाए उससे भी हाथ मिला लेंगे, क्योंकि बस सत्ता चाहिए। देश को अभी गुंडाराज वालों से हाथ मिला लिया था। धर्म की राजनीति करने वाले, बाबा साहब संविधान की हत्या करने वाले, बाबा साहब की मूर्तियों को तोड़ने वाले, मतलब गुंडाराज से आपको परहेज नहीं था, जंगल राज से हो सकता है। 20 साल से राष्ट्रीय अध्यक्ष बदला नहीं गया आपसे, और बाबा साहब का संविधान बताएंगे आप देश को। 20 साल से पार्टी के लिए एक राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बदल पाए, पूरे परिवार की चाटुकारिता करते हो, ठीक है, दिन रात एक ही परिवार के पीछे रहते हो। परिवार का मतलब ही पार्टी है, और बाबा साहब के संविधान की दुहाई दोगे यहाँ पर। धर्मवीर जी, अरे जो संविधान की बात करते हो वो अपनी पार्टी के अंदर भी चला लीजिए। अब आप देखिए कॉमन थ्योरी लेकर बैठे हुए हैं धर्मवीर चौधरी साहब, कोई लाभ नहीं है, कॉमन सवाल थ्योरी जवाब से नहीं देने तो होगा। बात है। ठीक है, देखिए आप सवाल पूछो, जवाब आराम से यहाँ पर शिवम त्यागी देंगे, और हम भी सवाल पूछेंगे शिवम त्यागी से, लेकिन उसको एक वे में चलने दीजिए ना, सवाल का जवाब होने दीजिए। कॉमन थ्योरी से कैसे होगा काम? मैं लौटता हूं आपके पास। दीपक बहुत देर से कुछ कहना चाहते हैं। दीपक, देखिए, मोदी जी का और योगी जी का विकास ये है कि 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने चले थे देश के, तो राज्य को कहां ले गए जाएंगे? अच्छा दीपक साहब, मेरा एक सवाल है आपसे। 2 मिनट का मैं आपको समय दे रहा हूं।
और 2 मिनट में आपको दर्शकों को यह बताना है कि 2022 में अगर कांग्रेस की आप सरकार बनाते हैं तो कांग्रेस आपको क्या कुछ देगी, आपका क्या आपके विचारधाराएं हैं 2022 को लेकर, बिना बीजेपी और बिना योगी का नाम लिए हुए। भैया बिना बीजेपी और बिना योगी का नाम लिए तो क्या ही है, योगी यानी कि राज्य के मुखिया है। आपका मुद्दा भुखमरी, आपका मुद्दा बेरोजगारी, आपका मुद्दा महंगाई, आपका मुद्दा कानून व्यवस्था, आपका मुद्दा शिक्षा व्यवस्था, आपका मुद्दा कुछ नहीं है। आपका मुद्दा ये है कि एक सरकार 2017 में बनाई उसे हटा दो। नहीं, आपका मुद्दा ये है कि 2017 में जनता ने एक सरकार बनाई उसे हटा दो, बाकी फिर हम देखेंगे कि क्या करना है। अभी तो ये एजेंडा तो बताइए फिर। की बात है, लेकिन आज जिनके हाथों में सत्ता है, अभी 1.5 साल चुनाव का है, तो अभी 1.5 साल में चुनाव होगा और उसकी चर्चा हम आज करेंगे भैया, ये बिल्कुल नहीं होगा। आज योगी जी बताएं कि उत्तर प्रदेश को सब योगी जी बताएंगे या आप भी कुछ बताएंगे? सिर्फ धर्म के नाम पर लोगों को बांट दिया। कांग्रेस कुछ बताएगी? बाढ़ आई हुई है, कांग्रेस कुछ बताएगी जनता को कि 2022 में अगर मौका सरकार बनाने का कांग्रेस को दिया जाए तो कांग्रेस क्या करेगी? रोजगार की बात नहीं करेंगे। अरे कांग्रेस क्या करेगी 2022 में सरकार बना दी गई तो? एक कौन सा डिबेट होगा भी? अरे दीपक साहब, 2022 की अभी आज वर्तमान की बात करना है। दीपक साहब, आप रिसर्च कर नहीं आए शायद, या पढ़कर नहीं आए कि आपको आपके पास शायद कंटेंट की कमी हो रही है। मैं लौटता हूँ शिवम आपके पास, आपको जवाब तो देना ही होगा क्योंकि बहुत सारे सवाल आपके पास मैं है। एक चीज कहना चाहता हूँ, अगर अलाउ कर दें। दीपक जी, चिल्लाने से कोई लाभ नहीं है। मैं एक चीज आपसे बताना चाहता हूँ, मेरे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय योगी जी की हेल्थ इतनी अच्छी क्यों है और वो 18-18 घंटे काम क्यों करते हैं? मुझे लगता था कि मेरी पार्टी के लोग और देश की जनता ही उन्हें प्यार करती है और उनका नाम लेती है। ये विपक्ष वालों के पास भी मोदी जी और योगी जी के अलावा कुछ है ही नहीं। पिछले आधे घंटे से आप इनकी मैनिफेस्टेशन पूछ रहे हैं, आप इनसे पूछ रहे हैं आप क्या करेंगे, ये बस मोदी जी योगी जी, मोदी जी योगी जी माला जपने में लगे। अरे दीपक साहब, 2022 के मैनिफेस्टो में यही 2 नाम लिखोगे क्या? अरे यही 2 नाम लिखोगे क्या मैनिफेस्टो में? आपके पास कोई प्लान है कुछ? खैर प्लान तो आपके पास क्या ही होगा, आपके पास कोई प्लान नहीं होता, लेकिन फिर भी कुछ हो तो बताइए। भाजपा ने क्या किया है? रुको दीपक साहब, भाजपा की बातें मैं बताने के लिए यहाँ दीपक साहब छोड़ लग रहा है ये नीचे से बैठ हटा देना चाहिए। दीपक झा को लिख देना चाहिए बीजेपी समर्थक, क्योंकि वो भाजपा, मोदी जी, योगी जी बस वही करे जा रहे हैं तब से। देश की नहीं है, वो पाकिस्तानी नहीं है। ठीक है, मनोज के पास में जा रहा हूं। मनोज दीपक जी, उत्तर प्रदेश में आइए। कहाँ पाकिस्तान पहुंच गए आप? उत्तर दीपक प्रदेश साहब में रुक आइए। जाइए, दीपक साहब रुक जाइए। ठीक है, आपके पास वही है, 2 नाम वही है आपके पास, बस इसके अलावा कुछ नहीं है, मैं समझ गया। मनोज हमारे साथ है। मनोज, आपके पास भी सिर्फ यही है कि पिछले 2.5-3 साल 4 साल के अंदर जो हुआ सरकार का उसको कोसना है और 2022 में जनता के पास जाकर कहना है कि 2017 में आपने एक सरकार चुनी थी जो हमारे हिसाब से गलत है, इसलिए उसे हटा दीजिए। क्या यही कह के वोट मांगेंगे? ये हमारी जो रणनीति है वो समावेशी विकास की है। हमारी रणनीति होगी कि नौजवानों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार कैसे मिले, नौजवान ज्यादा से ज्यादा बेकारी से रोजगार में कैसे आए, सड़कें जो उत्तर प्रदेश की गड्ढों में तब्दील है वो कैसे अच्छी सड़क हो जाए, जो हमने जो हाईवे बनाया उस तरह हाईवे होगा। तो 8 लाख लैपटॉप बांटे, हम अब कोशिश करेंगे कि वो 50 लाख बांटे। हम जो समझता कि पेंशन 500 रुपया प्रति महीना था, हम कोशिश करेंगे कि 2000 से 3000 रुपया प्रति महीना हो। हम कोशिश उससे और बेहतर सुनिश्चित हो। हम ये कोशिश करेंगे कि जो किसानों को खाद नहीं मिल रही है, भारतीय जनता पार्टी ने जो 5 केजी खाद काट लिया है वजन में और दाम बढ़ा दिया है, किसानों को खाद कैसे मिले, हमारी ये कोशिश होगी। हमारी कोशिश होगी कि जो बाबा साहब का लोकतांत्रिक मूल्य है, चलिए, कुछ तो पॉइंट्स आपने बताए, बेहतर है, कुछ तो पॉइंट्स आपने बताए, लेकिन इसमें आप शायद भूल गए कि परशुराम की मूर्तियां लगाएंगे। अरे हम तो ये कह रहे हैं कि हम जितने भी, चाहे किसी भी जाति धर्म के जो नायक लोग हों, जो नायकत्व किए हों, वो सारे लोग अपनी मूर्तियां लगाए, हमें क्या फर्क है? नहीं, तो आपके पार्टी के सुप्रीमो जो है, आपकी पार्टी के सुप्रीमो जो है, उन्होंने खुद समर्थन किया कि परशुराम की मूर्तियां लगेंगी, हर शहर हर जिले में लगेंगी। नाम तो नहीं लिया उन्होंने तो नहीं कहा कि अंबेडकर जी की भी मूर्तियां लगेंगी या उनकी मूर्तियां लगेंगी या किसी और महापुरुष की मूर्ति लगेगी। उन्होंने कहा परशुराम की मूर्ति लगेगी। किसने कहा? भाई अखिलेश यादव ने खुद कहा था, हम समाजवादी पार्टी उन्होंने समर्थन दिया था। और आपसे मैं कह रहा हूँ कि जितने सारे महापुरुष हैं, हम तो चाहते हैं सबकी मूर्तियां लगे। जिन लोगों ने नहीं
समाज के लिए, देश के लिए, धर्म के लिए, जो भारतीय संस्कृति है उसके समृद्धि के लिए काम किया हो, उनकी सबकी मूर्तियां लगे, हमको किसी के मूर्तियों से ठीक है, मैं लौटता हूं आपके पास। शिवम, मतलब ये तो अपने आप में बहुत ही हास्यास्पद बात हो गई। 2012 से 17 तक जब पार्टी में थे, जब तो समाजवादी का मतलब नमाजवादी कर दिया था, तब तो किसी की याद आपको आई नहीं, तब तो आपने सोचा नहीं कि इस पर भी काम होना चाहिए, तब तो आपको परशुराम याद आए नहीं। जब तक आप बोल रहे थे मैं बड़ी शालीनता से सुन रहा था। अब जवाब तो सुन लीजिए, आप जवाब तो सुन लीजिए। दूसरा, अब सत्ता में नहीं है तो परशुराम की मूर्ति भी बनाएंगे। आप कहते हैं जितने भी पुराने महापुरुष हैं उनका सम्मान होना चाहिए। अरे अपनी ही पार्टी में अपने ही चाचा को स्टेज से उतार कर धक्का दे देने वाले आज महापुरुषों का सम्मान करेंगे, अपने परिवार का ही सम्मान कर लेते। ये जो समाजवादी पार्टी की जगह परिवारवादी पार्टी बना रखी है, उस परिवार तक का तो सम्मान आपसे हुआ नहीं और आप परशुराम का सम्मान करेंगे, भगवान का सम्मान करेंगे। 2012 से 17 तक संजीव के पास मुझे आना है। संजीव कौशिक से मुझे बहुत कुछ समझना है अभी, क्योंकि पॉलिटिकली बहुत सारी चीजें यहाँ पर है, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक मुझे लेना। ब्रेक के पास मैं संजीव के पास आ रहा हूँ, एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं। ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे और सवाल यही है लगातार कि क्या विकास और योगी सरकार या बीजेपी के अलावा भी कोई ऐसा मुद्दा रहेगा, या सरकार को कोसने के अलावा भी कोई ऐसा मुद्दा रहेगा विपक्ष के पास जिसके प्लान ऑफ एक्शन पर ये विपक्ष जो अभी संजीवनी तलाश रही है उत्तर प्रदेश में, वो 2022 में संजीवनी पा सके। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत। और सबसे बड़ा सवाल जो इस वक्त का है वो यही है कि क्या विकास वर्सेस जातिवाद के आधार पर मिशन 2022 ये तमाम पार्टियों के लिए होगा, या फिर 2022 के लिए पार्टियों के पास अपनी अपनी एक रणनीति होगी जो कि जनता के आगे रखी जाएगी और उसी रणनीति के आधार पर जनता सरकार चुनेगी। या तो योगी सरकार रिपीट होगी या फिर किसी और को मौका मिलेगा कि पिछली सरकार पसंद नहीं है, या आप आइए और हमारे लिए काम कीजिए। लेकिन ये पिछले इतिहास और पिछले समीकरण जिस तरह से इबारतें चली आई हैं उनसे इतर होगा, या वही सब कुछ फिर रिपीट होगा? यही एक बहुत बड़ा सवाल है। फिलहाल अभी तक तो ये बात समझ नहीं पाए पिछले आधे घंटे में कि क्या दूसरी पार्टियों के पास ऐसा कोई फुल प्रूफ प्लान है जिसके आधार पर वो जनता से वोट मांगे और जनता उन्हें वोट दे। संजीव कौशिक पॉलिटिकल एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजीव, यही मैं समझ जाऊंगा क्योंकि बहुत देर से आप सभी को सुन रहे हैं, सारी पार्टीज को आपने सुना, आपने बसपा को सुना, आपने सपा को सुना, कांग्रेस को सुना और बीजेपी को सुना। आपको लगता है कि इस बार 2022 का चुनाव पिछले चुनावों से अलग होगा, या वही सब कुछ होगा? जनता को जातिवाद के नाम पर, तमाम फेक कमिटमेंट्स के नाम पर लूटने की कोशिश होगी? देखिए, वर्तमान सरकार से पहले जो सरकार थी उससे आम जनता त्रस्त थी और उसे ऐसा लगा कि एक नई सरकार जिसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं वो आएगी और सब कुछ बदल जाएगा। वादे भी कुछ ऐसे ही थे कि सब कुछ बदलता हुआ और राम राज आता हुआ दिखाई दे रहा था। लोग निश्चित रूप से एक आशा की किरण को देखते हुए लोगों ने एक तरफ से वोट दिया और प्रचंड बहुमत दिया, सरकार आई, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। अहम सवाल यह है कि क्या यह बात सही है कि यदि स्वास्थ्य अलग अलग अब क्षेत्र की बात कर ले तो हमने देखा है कि किस तरह से स्वास्थ्य विभाग में बच्चे मरते हुए दिखाई दे रहे थे और गैस का पाइप बंद कर दिया गया था, ऑक्सीजन का, और किसी और निर्दोष के सर पे ठीकरा फोड़ दिया गया था, वो अभी हाल फिलहाल में बाहर निकला है। अब आप चाहते हैं कि यहाँ बैलेंस बना के बात की जाए, कैसे बात की जाए आप जरा समझाएं हमें। हम खूब जानते हैं कि अपराधियों से साठ गांठ को छिपाने के लिए आप अपराधियों को पकड़ते हैं और उसे पूछताछ करने से पहले उसको गोली से ठोक देते हैं ताकि सारी बातें खुल के ना आए। जनता चाहती है कि ये सारी चीजें प्रक्रियाबद्ध तरीके से हो। हम खूब जानते हैं कि महिलाओं से यदि बात करें तो महिलाओं से आप पूछे उत्तर प्रदेश की महिलाओं से कि क्या वाकई पहले से ज्यादा आप अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही हैं, बच्चों को शिक्षा मिल रहा है, मुकम्मल मिल रहा है? क्या हमने देखा है कि किस तरह से नून और रोटी खाते हुए बच्चों को देखा है स्कूलों में, हमने जिनके मध्याह्न भोजन में ये व्यवस्था की गई थी। तो ये सारी चीजें, हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम हवाई बात कर रहे हैं, ये जो जमीन पे रहने वाले लोग हैं वो लोग इस चीज को महसूस करेंगे और वो लोग तोलेंगे कि वाकई पिछली सरकारें जो थी उससे ये सरकार बेहतर थी या कुछ और नया विकल्प हमारे पास है, उसको हम तलाशने की कोशिश करें। ये जनता के पास विकल्प है। लेकिन मैं पुनः कहूंगा कि एक बड़े उम्मीद के साथ लोगों ने वोट दिया था और तमाम मोर्चों पे आप देखेंगे जो वादे दिखाए गए थे, जो सपना एक दिखाया गया था, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी उसमें खरा उतरता हुआ नहीं दिखाई दे रही है। चूंकि बेरोजगारों की बात कर ले, आप महंगाई की बात कर ले, एक औरत से आप पूछे, एक आम आदमी से पूछ ले कि क्या महंगाई का स्तर क्या है, वो आपको बता देगा। ठीक है, सवाल कुछ मेरे भी है शिवम आपसे। गड्ढा मुक्त सड़कें दी जाएंगी, ये बीजेपी ने वादा किया था, लेकिन 100 दिनों में पूरा करने का वादा था। आज तक गड्ढा मुक्त सड़कें पूरे प्रदेश की हो नहीं पाई। हालांकि आप ये जरूर कह सकते हैं कि कुछ जगहों पर हुई तो कुछ जगहों पर खाली, लेकिन संपूर्ण तौर पर नहीं हो सकी।
दूसरा सवाल, शिक्षा के क्षेत्र में कहा गया था कि बच्चों के लिए जो चीजें सरकार की तरफ से जाती हैं वो धरातल पर हर बच्चे को मिलेंगी। हमने देखा स्वेटर घोटाला आप ही की सरकार में आप ही के मंत्री के जरिए हुआ था और उसके बाद ठीक है कार्रवाई हुई, वो अलग का मामला है। तीसरा मामला लॉ एंड ऑर्डर, विकास दुबे के मामले में किस तरह से यूपी पुलिस इन्वॉल्व थी और किस तरीके से बड़े नाम आते सामने आए, वो भी आपके सामने है। बेरोजगारी के मुद्दे पर हम देख लें, उत्तर प्रदेश में अभी भी लॉकडाउन के दौरान बहुत से बेरोजगार हैं। स्किल मैपिंग की सरकार बात करती है, लेकिन अभी भी अगर कैमरों लेके ग्राउंड पर हम चले जाएं, हजारों लोग मिलेंगे जो कहेंगे कि उनके पास रोजगार नहीं है। कोई अगर इंजीनियरिंग की जॉब छोड़कर आया है तो वो मनरेगा में काम नहीं कर सकता। ये भी सरकार को समझना पड़ेगा। ये तमाम मुद्दे हैं आपके आगे। उसके बाद आप कैसे कह सकते हैं कि हम एक ऐसी सरकार का फॉर्म कर चुके हैं, हमने एक ऐसी सरकार को लेकर आगे बढ़े थे जिस पर जनता दोबारा से मोहर लगाएगी। तुषार जी, मैं एक एक चीज को लेकर चलता हूं। सबसे पहले आपने कहा गड्ढा मुक्त सड़कें। अगर मैं आज उत्तर प्रदेश के हालात कहूं, मैं ये बिल्कुल नहीं कहता आज भी आपको कि आपको किसी भी सड़क पर कोई गड्ढा नहीं मिलेगा या दिक्कत नहीं होगी, लेकिन मैं हाँ ये गर्व से आपको कह सकता हूं कि आज अगर हम बात करें राष्ट्रीय स्तर की, अगर हम बात करें तो मेरी सरकार से पहले वाली सरकारों में सिर्फ 11 किलोमीटर पर डे सड़क बनती थी, आज हम 31 बना रहे हैं। दूसरा, अगर उत्तर प्रदेश के सड़कों की जाल हम बात करें तो अगर हम नोएडा से ही शुरू कर दें, अगर मुझे और आपको नोएडा से गढ़ या फिर उससे आगे जाना है तो आज आप देखेंगे कि इस तरह से सारे फ्लाईओवर्स पर हम ऊपर लेकर चले गए हैं। आप ही ने देखा होगा दूसरी तरफ अगर हम गाजियाबाद की तरफ जाएंगे तो हिंडन के ऊपर से किस तरह से ब्रिज बनाकर, जो एशिया का सबसे बड़ा ब्रिज है, हम 11 किलोमीटर ऊपर ले गए हैं। आप अगर मेरठ की तरफ को थोड़ा चले जाएंगे तो आप देखेंगे किस तरह से वहां पर रैपिड रेल की तैयारी सब चीजों पर प्रोजेक्ट ही अलग है। मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि जब हम बात करते हैं काम करने की तो हम किस तरह से कर रहे हैं और उसका स्पीड क्या है। आज जब हम गंगा एक्सप्रेस की बात कर रहे हैं तो एक्सप्रेसवे की बात कर रहे हैं तो किस तरह से उस पर काम चल रहा है और किस तरह से भूमि अधिग्रहण के बाद वहां पर काम हो रहे हैं। अब आ जाते हैं क्राइम पर। क्राइम की अगर हम बात करें, मैं कहता हूं कि संजीव कौशिक जी उत्तर प्रदेश से शायद नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि उनको तजुर्बा बहुत ज्यादा है, वो अच्छी तरह से इस चीज को समझते हैं। आपको याद होंगे वो दिन किस तरह से मेरे ही प्रदेश में अगर हम बात करें मुख्तार अंसारी और उसके अलावा तमाम तरह के लोग, उनके पीछे 100 गाड़ियां चलती थी खुली, और उन खुली गाड़ियों में किस तरह से नंगी तलवारें और राइफलें लेकर वहां पर 100 से ज्यादा लोग उनके काफिले में होती थी। आज योगी जी की सरकार में उसी व्यक्ति के घरों को तोड़ा जा रहा है, जितने भी वो अतीक अहमद हो, शहाबुद्दीन हो, जितने भी लोग हो, और तोड़ के उस तोड़ने का खर्चा भी उसी से लिया जा रहा है। किसी में कोई कर नहीं पाया ये चीज, क्योंकि संरक्षण, गुंडों को संरक्षण देने में, उनको माननीय बनाने में, उनको संसद तक पहुंचाने में, उनको विधानसभा तक पहुंचाने में मुझसे जो पहली समाजवादी सरकार है उन्हीं का तो बहुत बड़ा हाथ है। इन लोगों ने तो टिकट दी जा जाकर उनको। आज हम उनकी जमीनें जब्त कर रहे हैं, आज हम उनकी भूमि जब्त कर रहे हैं, आज उनकी जो गलत संपत्ति बनाई हुई है उसको तोड़ रहे हैं। तो ये सरकार की क्या विल दिखाई नहीं देती क्राइम के खिलाफ? तीसरी आपने कहा शिक्षा के लिए। मैं कहता हूं शिक्षा एक ऐसी चीज है जिसमें आमूलचूल परिवर्तन की इस पूरे देश को जरूरत है। बावजूद इसके 34 साल में जो शिक्षा नीति नहीं बदली वो केंद्र सरकार की तरफ से पूरी प्लानिंग के बाद बदली गई। और मैं ये आपको भरोसा दिलाता हूं कि आने वाले समय में इस देश में और इस राज्य में एक बेहतर शिक्षा व्यवस्था होगी। कुछ चीजें और दे देता था, कुछ चीजें और कह देता हूं। पिछली सरकारों में गुंडा राज था, मैं कहता हूं कि हां गुंडा राज था, लेकिन आपने कभी उसको काउंटर नहीं किया। आज की अगर मैं सिचुएशन कहूं, और जो आपने विकास दुबे वाले बात में कॉन्टेक्स्ट में कहा, मेरा सिर्फ इतना कहने का मतलब है जिसको मैं सिर्फ जवाब, मैं सिर्फ जब 10 सेकंड और दे दीजिए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि मुझे एक चीज बताइए, बहुत बड़े बड़े जो बाहुबली हैं वो आज तक जेलों में है, क्या ये कुछ निकाल पाए उससे? कभी कुछ नहीं निकाल पाए। मैं सिर्फ ये कहता हूं जो व्यक्ति पुलिस की तरफ गोली उठाएगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। बिल्कुल ठीक है। संजीव काउंटर करना चाहते हैं। संजीव, जेल की पता है कि एनडीआर की रिपोर्ट बताती है कि सबसे ज्यादा दागियों की संख्या किस पार्टी में है? आपको याद नहीं आपके भारतीय जनता पार्टी में है। बिल्कुल, मैं रिकॉर्ड की बात कर रहा हूं, और एनसीआरबी की रिपोर्ट बताती है कि सबसे ज्यादा यदि किसी प्रदेश में क्राइम है तो वो उत्तर प्रदेश में। आप केवल आंकड़ों की बाजीगरी नहीं करें, जो सच है उसे स्वीकारने में आपको परेशानी हो रही है। आप तरह तरह के दलील देते हैं कि ये आंकड़े इसलिए आपको ज्यादा दिखाई देते हैं क्योंकि हम मेहनत करते हैं और लोगों के बीच में रखते हैं। आप छुपा के रखिए। धर्मवीर जी, संजीव कौशिक भी आप ही की तरफ से बोल रहे हैं, दोनों ही बोलेंगे तो जनता को वर्जन सुनाई नहीं देगा। और मेरी आवाज आ रही है? हाँ संजीव, मैं सुन रहा हूँ आपको, आप कंटिन्यू रखिए अपनी बात। मैं यही कह रहा था धर्मवीर, मैं संजीव के बाद तुरंत आपके पास आऊंगा, मैं तुरंत आपके पास आऊंगा। संजीव, धर्मवीर एक मिनट। संजीव, मैं सिर्फ ये कह रहा था कि एडीआर की रिपोर्ट बताती है कि भारतीय जनता पार्टी में सबसे ज्यादा दागियों की संख्या है। अभी शिवम त्यागी कुछ और आंकड़े बता रहे हैं। एनसीआरबी की रिपोर्ट बताती है कि उत्तर प्रदेश की हालत बिल्कुल खस्ता हाल है, फिर उसके बावजूद भी ये तारीफ की पुल बांध रहे हैं। साहब, ये मेरा कोई आंकड़ा नहीं और मैंने कोई इकट्ठा नहीं किया, ये जानकारी सार्वजनिक है। बिल्कुल, और इस जानकारी को आप ढकने का प्रयास नहीं करें। आप इसकी क्यों नहीं मानते?
जो ठीक है, सच है धर्मवीर उसे के पास देखिए। जा रहा आप हूं मैं। दागियों फिर के मैं ऊपर आता हूं लंबा चौड़ा लेक्चर शिवम तो आपके दे पास। देते हैं, लेकिन सबसे धर्मवीर ज्यादा दागियों की संख्या उत्तर प्रदेश में यदि किसी जी पार्टी में है जी, तो भारतीय मैं जनता दागियों पार्टी के लिए है। आपको बता पूरे- देता हूं इसी मैं आऊंगा, उत्तर इसी से जुड़ा हुआ सवाल मैं आपसे करूंगा सचिव ठीक है। तसल्ली से, मैं इसी बारे में जी, जानूंगा। जी, जी। धर्मवीर के पास पहले चला जाता हूं। धर्मवीर, तुषार जी, मैं ये बीजेपी के लोग जो इस चैनल को, आपके चैनल को देख रहे हैं और जो इनके प्रवक्ता बैठे हैं, मैं 2 लाइनें गोरख पांडे की सुनाना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, देश की जनता को, प्रदेश की जनता को। राजा ने कहा रात है, रानी ने कहा रात है, संतरी ने कहा रात है, मंत्री ने कहा रात है, सबने मिलकर कहा रात है, और ये सुबह सुबह की बात है। तो ये देश की, प्रदेश की जनता को किस तरीके से गुमराह कर रहे हैं। अभी शिवम त्यागी कह रहे थे कि हमने ये किया वो किया। मैं एक गुंडों और माफियाओं की 1 दर्जन से ज्यादा ठीक। जिनके मुकदमे योगी आदित्यनाथ यानी कि की आप ये सरकार कह रहे ने हैं वापस कि लेने सरकार के लिए अपने जो शासन और प्रवक्ता यहाँ प्रशासन पर में बैठे प्रताड़ियां तलब हैं की। शिवम त्यागी बीजेपी के, वो जो कुछ बता रहे हैं जनता को, जो समझाने की कोशिश कर रहे हैं, दरअसल ये मूर्ख बना रहे हैं। जो आपने 2 लाइनें कही उनका मतलब ये कि मूर्ख बना रहे हैं। सुबह सुबह Yes, होने की बात पर रात की बिल्कुल, बात कर रहे हैं। शिवम, बिल्कुल। मूर्ख और क्यों अगर- बना रहे हैं? अब मैं आशा करता हूं कि धर्मवीर जी बिल्कुल, सुनेंगे, क्योंकि बिल्कुल। मैंने उनको ये बहुत शांति से जनता सुना, को मूर्ख और बनाना बड़े हैं, छोड़ें। बुजुर्ग हैं, मुझसे आज 2 गुना उनकी कोरोना उम्र है, तो आशा महामारी करता हूं कि में मुझे ये सुन प्रदेश, लेंगे। देश की जनता धर्मवीर जी, करा मैं पहले रही तो है। आपको ये कहना और चाहता हूं योगी कि मैं मानता आदित्यनाथ हूं जो आप है बहुत मंदिर अच्छे में आर्टिस्ट हैं, थिएटर एंट्री करते हैं, बजाने की लेकिन बात वो कर रहे हैं। थिएटर ही करें तो ज्यादा बेहतर है, उसको यहाँ पर 10,000 न्यूज पर लाने की किसानों ने जरूरत नहीं आत्महत्या है। की है। तो ये जो लाइनें हैं सबसे वही के लिए ज्यादा बेहतर है, यहाँ किसानों इनकी ने जरूरत नहीं है। आत्महत्या दूसरा, 6 आपने वर्षों में कहा की कि है। मूर्ख बना रहे सबसे हैं। ज्यादा मैं कहता हूं सेना में 2022 में हमारे जनता जवाब दे जवान देगी, लेकिन 6 वर्षों में पिछले हुए हैं। पौने घंटे से आज आपसे ये प्रदेश पूछा गया में- कि आपके इस देश प्रदेश में के लिए क्या भुखमरी प्लान की है, क्या आपको हालत ये है। तक नहीं पता। आज जो अरे है आपकी जनता पार्टी से के किए पास हुए कोई बातों को प्लानिंग, कोई विजन बीजेपी है की क्या सरकार इस प्रदेश करने के से लिए? मुकर आपके गई है। पास कोई प्लान ऑफ एक्शन और है आप क्या? जो है अलावा यहाँ परिवार बैठ करके भक्ति करने देश की के, जनता को, प्रदेश की अलावा जनता को परिवारवाद के, झूठ परसने का अलावा काम एक ही करेंगे। परिवार के राष्ट्रीय और हम अध्यक्ष आपके की प्रवचन चाटुकारिता सुनेंगे। करने के अलावा कोई काम है क्या? इस प्रदेश की जनता के भलाई के लिए कुछ आइडिया है क्या? अरे आपके आप पास मुझे कोई ये कागज बताइए, विजन ये डॉक्यूमेंट तरीका है राष्ट्रीय क्या? अध्यक्ष आप सड़कों को ग्रांटी लेकर को क्या किसने करेंगे? बनाया? आपको कुछ पता है? बंगारू बताइए। लक्ष्मण आप जो शिक्षा को चोरी में लेकर क्या पकड़े गए करेंगे? थे, बताइए। जिनको सारा जीवन जिनको तो कागज पकड़ा देख था के कैमरे पढ़ते में, पढ़ते प्रेस कॉन्फ्रेंस उनको करने में राष्ट्रीय निकल गया, तो किसने कैसे बनाया? करेंगे शिक्षा के लिए जिसको कुछ भी? आप गेंद बताइए। पकड़ने की तमीज नहीं है, सीधा बताएंगे उसको नहीं, इधर-उधर की BCCI का बातें करते पदाधिकारी रहेंगे। किसने मैं बनाया? आपसे पॉइंटर सवाल ये कर रहा हूं जो कि है आप मुझे बताइए, मेरा जनता जो को विजन है गुमराह मैंने बता करना, दिया, शिवम मेरी त्यागी पार्टी जो छोड़ चाहती है दीजिए। वो बता दिया। आपकी आप पोल क्या करेंगे हो आप चुकी ये है बताइए देश की जनता सीधा। के सामने मोदी जी, योगी जी और छोड़िए, प्रदेश की इस जनता के माला जपने सामने। से कुछ नहीं होने वाला। देश की जनता आपसे आज अरे। नौजवान रोजगार मांग रहा है, किसान अपनी नौजवान को किसान जो है रोजगार भी अपनी देंगे, उपज का किसान मूल्य भी मांग अच्छे रहा से है। अपना काम देश करेगा, ये में देश भी कोरोना सेना से का निकलेगा सिपाही जवान और तमाम अपनी चीजें सुरक्षा बेहतर मांग रहा होंगी। है। लेकिन एक चीज जो हमेशा हमारी ऐसी की सीमाएं ऐसी रहेगी, असुरक्षित हैं। वो धर्मवीर हमारा चौधरी जवान पहले भी परिवार की असुरक्षित हैं। चाटुकारिता करते नेपाल थे जैसा और छोटा कोरोना देश के भी बाद भी चाटुकारिता हमको आंखें करेंगे। दिखा रहा आपका है। स्टेटस चीन कुछ से नहीं लड़ने बदलने की वाला, आपकी बाकी पूरा हैसियत देश नहीं है। बदल जाएगा। पाकिस्तान को क्योंकि आप आप जो इस है देश और प्रदेश की सोचते जनता के बारे में रहिए। सोचते ही नहीं है। राम राज्य का झूठा वादा देखिए। करके 30 वर्षों अब तक आप राम राम पर को हमारे धोखा देने मर्यादा वाले लोग पुरुषोत्तम हो। भगवान श्री राम आप का जो मंदिर है बन रहा है, कार सेवा रावण के कीजिए पोषक हो। धर्मवीर सिंह जी, जाकर आप वहां पर महात्मा गांधी के हत्यारे हो। कार सेवा कीजिए, हो सकता है पार्टी का कुछ भला हो जाए। ठीक है, जरा दीपक के पास चलते हैं, कांग्रेस से है ओबीसी दीपक का। छोड़ के चला गया, ठीक है, आपको मैं लौटता दलित हूं, समाज मैं छोड़ लौटता के हूं चला आपके गया। पास। दीपक देखिए, आपको कांग्रेस माइनॉरिटीज के लोग कांग्रेस एक ढूंढ रहे ऐसी हैं पार्टी है जो ये 2022 कह सकती है कि तत्परता से। देखिए आपके राम पास में मंदिर कोई आंदोलन में वोट आज बैंक जो नहीं है। राम का मंदिर बन रहा है आप उसमें फर्जी कांग्रेस की भी हिंदूवादी एक बात अपनी करते भूमिका हैं। रही है, राजीव गांधी की एक भूमिका रही है। क्या ये आपको जाकर समझाना पड़ेगा 2022 में, अगर राम मंदिर का मुद्दा और वो राम मंदिर जो मूर्त रूप ले लेगा तब तक काफी हद तक दिखना शुरू हो जाएगा, तो क्या आप उसको भी लेकर आगे बढ़ेंगे? देखिए, उसकी क्या भूमिका रही है सबको पता है। नहीं, बताना पड़ेगा सर, समझाना पड़ेगा। अगर नहीं बताएंगे तो जनता नहीं समझेगी। क्या भाजपा ने सुप्रीम कोर्ट की जज को दबाव डाल के निर्णय दिलवाया कि भाजपा कहती कि हमने राम मंदिर बनाया, तो भाजपा का कहीं कोई इसमें योगदान नहीं है। अब देखिए, सरकार की उनकी सरकार में बोल रहा है तो वो तो कहेंगे ही ना। अब ये तो देखिए लक बाई चांस भी है नरेंद्र मोदी जी उनकी सरकार में बन रहा है, उनकी सरकार में ऑर्डर आया, उनकी सरकार में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। इससे हम सवाल करेंगे नहीं। और जो शिवम त्यागी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जाके उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर में धर्माचार्यों का काम है बनाने का, गाजीपुर में धर्म के लोगों का काम है। इसमें सरकार का क्या रोल है?
शिक्षा में बच्चों की हालत क्या है, कुपोषण में क्या है, तो कुपोषण में बात आप करिए। देश की जनता बच्चों को आपने कितना असल समझ मुद्दों दिया, से कितना भटकाकर नहीं किया, उसमें राम को आसान डिस्कस ना होते करें। इनको राम आगे का की नाम तो बात हर समझ आदमी नहीं समझ में आती। लेता इनको तो है। नरेंद्र मोदी जी की राम धर्मवीर पे साहब, अक्ल में बसे हुए हैं। धर्मवीर साहब, जिस राम के नाम का आप जिक्र कर रहे हैं समाजवादी पार्टी तो उसी परशुराम वही धर्म और संप्रदाय से परशुराम को लेकर आ रही है, कह रही है मिशन 2022 चलता है, मूर्तियां लगाएंगे। जनता जवाब मांग रही है प्रदेश की सरकार से। पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश का विनाश कर देना है, देश की जनता का आपकी विनाश सरकार कर में भी देना है। अच्छा सारी संजीव कंपनियों संजीव को के पास बेच चलता हूँ। के संजीव, अंबानी को दे ये देना है। मूर्तियों की राजनीति बड़ी पुरानी है। अभी धर्मवीर साहब से बात करते करते मुझे याद आया इनकी सरकार में मूर्तियां बहुत लगाई गई थी। अम्बेडकर पार्क बनाए गए थे, अम्बेडकर जी महापुरुष है, चलिए मूर्ति लगानी चाहिए थी, उनकी लगाई गई, हाथियों की मूर्ति लगाई गई और बड़ा विवादित रहा था उस जमाने में। जीते जीते जी पूरे प्रदेश में हाथी बना दिए। अगर इतने हाथियों को सही से खाना खिलाया होता तो हाथियों की संख्या बढ़ गई होती उत्तर प्रदेश में। एक हाथी की मूर्ति पर इतना पैसा लगा दिया, उसके खाने पाने के लिए इंतजाम नहीं किया, और ये यहाँ बैठ कर संजीव सा सवाल है, संजीव तुषार देखिए, भारतीय भारतीय जनता जिसे रेवेन्यू प्राप्त हो रहा है। अरे धर्मवीर चौधरी, मैं लौट रहा हूँ ना, आपसे सवाल ले लूंगा, आपसे सवाल ले लूंगा, जमकर बोल लीजिएगा। रुक जाइए चौधरी साहब, दूसरों को भी बोलने दीजिए, दूसरों को भी बोलने दीजिए चौधरी साहब, रुक जाइए। नीति बची है ना। संजीव जी, आप अपनी बात कहिए। क्या मूर्तियों की राजनीति 2022 में नैया पार लगा सकती है? देखिए तुषार, भारतीय जनता पार्टी के मजबूती में एक सबसे बड़ी बात यह भी है कि जो विपक्ष अभी के वक्त में है वो खुद खानों में बटा हुआ आपको दिखाई देगा। सबसे बड़ी परेशानी यह है कि इससे पहले वाले चुनाव में भी आपने गौर किया होगा, ये विपक्ष यदि एक साथ संतुलित होकर के यदि भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई लड़ते तो शायद बेहतर कुछ रिजल्ट दे पाते। आपने देखा होगा कि पिछले इलेक्शन में भी मायावती जिस तरह से अपना रवैया अख्तियार कर रही थी, उन सब लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि ये भारतीय जनता पार्टी से लड़ रही है या कांग्रेस पार्टी से लड़ रही है। तो इस तरह से आपसी ये कम से कम ये खानों में बटे रहने वाली जो कंडीशन है, उसको जब तक ये नहीं संभाल पाएंगे भारतीय जनता पार्टी ऐसे ही बढ़ती चली जाएगी। अच्छा संजीव, क्या आप ये कह रहे हैं कि बिहार की तर्ज पर महागठबंधन बनाना चाहिए, जिसकी सुगबुगाहट 2019 में भी थी, लेकिन मायावती जी कांग्रेस से तालमेल नहीं चाहती थी, इसलिए वो थोड़ा सा पूरा महागठबंधन नहीं बन सका था। नतीजा भुगतना पड़ा और लोगों ने देखा भी और नतीजा भुगतना पड़ा। मेरा मानना है, मैं अपनी व्यक्तिगत विचार के तौर पे मैं यदि रखूं तो जब तक ये लोग एक साथ मिलके एक मंच पे आके भारतीय जनता पार्टी से यदि नहीं लड़ेंगे, तो चूंकि भारतीय जनता पार्टी की एक सबसे बड़ी मजबूत और कड़ी है या वोटर कह लें आप, वो धार्मिक ध्रुवीकरण के आधार पे जब वो बांटना शुरू करते हैं तो सबसे बड़ी मजबूती उनके तरफ चली जाती है। और इसको यदि आपको इससे लड़ाई लड़नी है तो जब तक आप एक मंच पे नहीं आएंगे, मुझे लगता है कि ये लड़ाई कमजोर रहेगी और भारतीय जनता पार्टी ऐसे ही आगे बढ़ती रहेगी। अच्छा चौधरी साहब, आप अपनी बात पूरी करिए, फिर उसके बाद मैं आ रहा हूं शिवमाओ के पास। कि आज प्रदेश में कोई भी सुरक्षित नहीं है। आज पूरे देश में 71% दलितों के पास में 1 इंच भी जमीन नहीं है। क्या योगी आदित्यनाथ, क्या नरेंद्र मोदी जी बता सकते हैं कि इन 71% दलितों के पास, जिनके पास 1 इंच भी जमीन नहीं है, इन्होंने कौन सी विकास की योजनाएं इनके लिए चलाई, कौन से काम इन्होंने इनके लिए किए? आज चाहे वो दलित समाज हो, चाहे वो ओबीसी समाज हो, चाहे वो मुस्लिम समाज हो, और चाहे वो स्वर्ण समाज में ब्राह्मण समाज हो, मैं खासकर ब्राह्मण समाज की बात करूंगा, इनसे सारे समाज छिटक चुके हैं, क्योंकि इनके जो कुकृत्य हैं उससे जनता त्राही कर रही है। आज जनता के तमाम पास आपकी पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस सब यही तो चाह रहे हैं कि वो छिटका हुआ वोट बैंक से लगाकर ले आया जाए, अपने वोट बैंक के साथ उसका एक अच्छा सा कॉकटेल बनाया जाए और 2022 में जीत लिया जाए, जश्न मनाया जाए। यही तो है ना कोशिश। और ऐसे ऐसे कानून पारित कराएंगे। शिवम, आपका वोट बैंक छिटका है क्या? सब देख रही है। 2022 में कहना चाहता 2022 का बिगुल 2017 में जो हुआ था, 2022 में उससे ज्यादा बहुमत के साथ हमारे हैं। रणवीर जी बिल्कुल चिंता मत कीजिए। और दूसरी चीज, अभी जो आइडिया प्रपोज किया है संजीव कौशिक जी ने, उनका कहने का मतलब अपरोक्ष रूप से ये है कि जितने भी घोटालेबाज और तमाम लोग हैं वो सब इकट्ठे हो जाएं और किसी भी तरह से एक सरकार जो इस प्रदेश के लिए काम कर रही है उसको रोकिए। एजेंडा कुछ नहीं है, उसके बाद सत्ता की मलाई बैठकर खा लेना, लेकिन फिलहाल किसी भी तरह से इन भगवाधारियों को, किसी भी तरह से 22 करोड़ की जनता की सेवा करने वाली पार्टी को बाहर निकालिए। अभी फिलहाल के लिए इकट्ठे हो जाइए,
कोई बात नहीं, अगर आपने बहन जी को गालियां दी थी, बहन जी भी तैयार है, कोई बात नहीं। मुलायम सिंह जी को कभी पसंद नहीं था ये सब, लेकिन कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। यूपी को ये साथ बिल्कुल पसंद नहीं आया, लेकिन फिलहाल इतना है कि सत्ता में आने के लिए सब इकट्ठे हो जाइए। लेकिन मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं कि जो एक व्यक्ति होता है जो देश के लिए लड़ रहा है, उसके सामने अगर ना करने वाले 10, 12, 15 भी आ जाए तो कुछ नहीं होने वाला। आपने ये सारे प्रोग्राम्स करके देखे हैं। उत्तर प्रदेश में 2 बार आपके गठबंधन किस तरह से रहे हैं आपने ये सामने देखा है। दोनों बार जनता ने जवाब दिया है और आगे भी देगी। हाँ, जहां तक धर्मवीर जी की बात है या बाकी किसी की, भारतीय जनता पार्टी के लिए ये भी एक बेहतर चीज है कि इनके पास आज भी कोई मैनिफेस्टेशन नहीं है। आज भी इनके पास 5 साल विपक्ष में सिर्फ रहने के अलावा, जहां अखिलेश जी अपने सफेद वाले ताजमहल से बाहर निकलते नहीं है, आज भी इनके पास कोई मैनिफेस्टो नहीं है, कोई आइडिया नहीं है। बस इनको लगा कि ध्रुवीकरण करना है तो परशुराम की मूर्ति बनवा देंगे, फिर बाकी कोई और आए बोला हाँ ये तो बनवाना ही चाहिए। अरे जब सत्ता में थे जब तो बनवाई नहीं, जब तो हाथी बनवा दिए, मतलब जिंदा जानवरों को चारा मिला नहीं और हाथी बनवा दिए। आज ये परशुराम जी की भी मूर्ति बनवाएंगे, सबकी मूर्ति बनवाएंगे, बनवाइए, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन ये जो आपकी हिपोक्रेसी है, ये जो आपका दो तरफा चेहरा है, ये प्रदेश की जनता जानती है और इसका जवाब आपको 2022 में फिर से मिलेगा। निमंत्रण देंगे। मैं ये कह रहा हूँ तुषार कि अभी शिवम त्यागी जिस तरह की बात कर रहे थे, क्या गठबंधन की सरकार इन्होंने नहीं चलाई है क्या? जो खुद पीडीपी जैसे पार्टियों से मिलकर के सरकार चलाए, वो किसी और सरकार को यदि इस तरह से गठबंधन की सरकारें बनाने की बात और चलाने की बात हो या लोगों के बीच में जाने की बात हो, उसकी शिकायत वो कर रहा है, उसकी आलोचना कर रहा है। तो ये तो खुद पहले से शुरुआती दौर में ही अपने अतीत को देख लेते हैं। आप कम से कम अपने भारतीय जनता पार्टी के इतिहास को देख लेते हैं। आपको इतना बुरा नहीं लगता? आप जो बार बार कह रहे हैं जवाब तो ले लीजिए, मैंने माना आपका पॉइंट टेकन, जवाब ले लीजिए। मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहता हूं और आपसे मेरा एक सवाल है कि आपके घर के किसी एक कमरे में अगर जाले लग जाए मकड़ियों के तो क्या करोगे? पड़ोसी की छत पे से जाकर साफ करोगे क्या? अपने घर में घुसोगे, जाओगे, साफ करोगे और तब उसको अच्छा करोगे। जिस तरह से कश्मीर में 370 हट नहीं रहा था, पत्थरबाजी हट नहीं रही थी, सेना पर हमले हो रहे थे, वहां पर जाने के लिए वहां के सिस्टम में घुसना बेहद अनिवार्य था। और उसके बाद जब लगा कि कोई दिक्कत है तो तोड़ दिया, गठबंधन तोड़ दिया ना। देश के आगे कुछ नहीं है, आगे कुछ नहीं है। आप चिंता मत करिए, देश के आगे कुछ नहीं है। अपने घर में, मेरे घर के कमरे में जाले लगे हुए थे, कुछ मकड़ियां लगी हुई थी, कर दी साफ। अब वो 370 भी नहीं है, कश्मीर भी पूरी तरह से हमारा है और सब शांति से है। अब वहां पर कोई सेना के ऊपर पत्थर नहीं चलाता, कोई कुछ गन नहीं चलती, रोज आतंकवादी मारे जा रहे हैं। ऑपरेशन ऑल आउट के तहत चीजें साफ हो रही है। लेकिन इस बात से आपको दुख है जो आप निकेश वापस लिए थे भारतीय जनता पार्टी। परेशानी की बात यह है कि जब आप बोल रहे थे, जब मैं बोल रहा हूं तब आप तब भी बोल ही रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि आप सुनते ही नहीं है। राष्ट्र धर्म। संजीव साहब जरा अपनी बात को क्लियर कीजिए, फिर मुझे औरों के पास भी जाना है क्योंकि आप लगभग मैं ये कह रहा हूँ कि ये कह रहे थे जो जाले साफ करने वाली जो बात कह रहे थे और सरकार को समझाने का प्रयास कर रहे थे। पीडीपी के साथ जब इनकी सरकार थी तो पौने 10,000 से ज्यादा पत्थरबाजों पर से इन्होंने केस वापस ले लिए। ये जाले साफ कर रहे थे। ये साहब आप सरकार चला रहे थे, 370 हटी हुई दिख रही है कि नहीं? मुझे ये बताइए, संजीव जी हुई कि नहीं हुई? आप सीधा जवाब दीजिए। 370 हटी कि नहीं हटी? 370 हटी के नहीं हटी? बताइए। 370 हटी के नहीं हटी? सेना पर हमले बंद हुए कि नहीं हुए? आतंकवादी कम हुए कि नहीं हुए? शांति है कि नहीं है? आप क्या चाहते हैं कि मेरे देश के सेना के जो जवान हैं वो वहां पर उनको कश्मीर में पत्थर मारे जाए? आप ये चाहते हैं क्या? उन पत्थरबाजों की पैरवी कर रहे हैं क्या आप? पैरवी कर रहे हैं, सेपरेटिस्टों की पैरवी कर रहे हैं क्या जो इस देश में बम प्लांट कराते थे? बताइए। नहीं, अगर आज हमने यासीन मलिक को तिहाड़ में डाला हुआ तो इससे दुख है क्या? अगर इस बात से आपको दुख नहीं है तो कहिए कि हाँ कश्मीर में काम हुआ है। नहीं दे रहे हैं। ठीक है, मुझे क्लोजिंग कमेंट लेना होगा सभी का। बैकग्राउंड म्यूजिक क्यों दे रहे हैं? समझ नहीं आ रहा। देखिए, बोलने से कुछ नहीं होने वाला। जम्मू कश्मीर को छोड़कर थोड़ा 2022 और यूपी पे आ जाते हैं क्योंकि अब क्लोजिंग कमेंट लेना है। धर्मवीर चौधरी, क्लोजिंग कमेंट दीजिए अपना कि बसपा को अगर 2022 में मौका मिलता है, हालांकि ये सवाल मैंने आपसे पहले भी किया था, जवाब मुझे संतोषजनक मिला नहीं, दर्शकों को मिला नहीं, तो अब कार्यक्रम के एंड में, बहस के एंड में कम से कम ये बता दीजिए कि 2022 में सरकार बनाने का मौका मिला तो आप क्या करेंगे जनता के लिए, और खासतौर से उनके कुछ पिछड़ा वर्ग कि आप हिमायती पार्टी कहते हैं खुद को, तो उनके लिए खासतौर पर क्या करेंगे? देखिए तुषार जी, आज सरकार जो है वो प्राइवेट सेक्टर में जा रही है, सरकारी संसाधनों को समाप्त कर रही है। जो संविधान की मूल भावना थी
धारा जो है 341-42 की, जिसके तहत आरक्षण दिया था समानता के अधिकार के लिए बाबा साहब ने, उन सबको खत्म कर रही है। बहुजन समाज पार्टी आते ही इस पर रोक लगाएगी और ऐसी व्यवस्था करेगी कि गांव गरीब के लोगों को, किसानों को, मजदूरों को, सबको उनका उचित हक और उनके साथ न्याय हो। जनता जो प्रदेश में गुंडा राज जंगलराज से त्राही कर रही है, उसके लिए बहन कुमारी मायावती जी का आना इस प्रदेश में जरूरी है। और आज प्रदेश की जनता जो प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है, ठीक है, मैं आज आपके ये पास लोग लौटता जो हूं। है इसके साथ ही ना बीमारी से लड़ दीपक से पा एक रहे लास्ट कमेंट ले हैं, लेता ना हूं, रोजी रोटी से लड़ पा दीपक रहे कांग्रेस हैं, ना रोजगार चाहती ले पा है रहे कि हैं। कुछ ऐसा एक इसके लिए समीकरण बहुजन बना लिया समाज जाए, पार्टी पिछली बार भी इन कोशिश की गुंडों थी, एक की ऐसा छाती पे समीकरण चढ़ बना करके लिया जाए जिससे सत्ता एक प्राप्त जीत करेगी। मिल जाए। क्या महागठबंधन के लिए, क्योंकि हर बार दोनों बार अगर देखें तो बहुजन समाज पार्टी आपके साथ नहीं आई, क्या इस बार आप कोशिश करेंगे कि उन्हें साथ लाकर एक महागठबंधन बना दिया जाए, एक मोदी लहर, मोदी तूफान, जो भी आप नाम देते रहे अब तक, उसमें अब योगी जी का नाम डालकर? देखिए, एक बात बता देता हूँ, शिवम त्यागी क्या बोल रहे थे, दूसरे दलों का कौन सा गठबंधन है? इनका तो बड़ा पवित्र गठबंधन है। तो जम्मू कश्मीर पे जा रहे थे पत्थरबाज, तो यहाँ पे तो महबूबा मुफ्ती के अरे दीपक साहब, अब वो बहस पीछे रह गई, उसको छोड़ दीजिए ना। मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, 1 मिनट का समय है मेरे पास, 1 मिनट का समय है मेरे पास, आप अपनी बात को कर लीजिए। आप मुझे सिर्फ समीकरण तो बता दीजिए ना। अरे दीपक, छोड़ दीजिए उस बात को, मेरे पास समय नहीं है। सारे के सारे गंगा नदी में पवित्र होकर आ गए हैं। पहली बात। दूसरी बात मैं कहूंगा, 2022 वाले दीजिए, हमारा जो मुद्दा है स्वास्थ्य है, शिक्षा है और रोजगार है, वो यही आज भी है, वही कल भी रहेगा। इस देश की सरकार ने, जो अभी मोदी जी सरकार है और योगी जी, इन्होंने तीनों ढांचाओं को नष्ट कर दिया है, उसको हम फिर से ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए इस बहस में बहुत बहुत शुक्रिया। तो सीधे तौर पर 2022 का जो मिशन है वो ये तय करेगा कि जनता किसको वोट दे, किसको सरकार बनाने का मौका दे, क्योंकि जनता भी चाहती है कि अब तक जो ना हुआ, जो इस विकास की बात कर लीजिए, बेरोजगारी की बात कर लीजिए, किसी भी मुद्दे पर जो अब तक ना हुआ हो, एक ऐसी पार्टी आए जो उनके उन तमाम कामों को पूरा करे जो पिछले कई दशकों में नहीं हो सका है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।